देखो हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ मार्क्स बूस्टर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्लास 10th मैथ के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs हैं, यानी कि बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कैसे करते हैं, अगर NCERT से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम उसको पहले करेंगे, फिर उसके बाद हमारा दायरा बढ़ेगा, हम कूदेंगे एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस में। जगह नहीं बच रही है, कहने का मतलब सुन लिया ना आपने। पहले NCERT करेंगे, फिर और बड़ा करने के लिए एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे, दायरा बड़ा करने के लिए एग्जाम्पलर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे थोड़े से बाहर वाले प्रश्न। अब वो अरिहंत से हो सकते हैं, RD शर्मा से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे बाहरी सवाल। ठीक है, तो ये इस 3 तरीके से हम लोग यहाँ से सवाल कर रहे हैं। पहले NCERT, उसके बाद थोड़ा सा दायरा बढ़ेगा एग्जाम्पलर, और बढ़ेगा फिर क्या होगा, बाहरी सवाल। ठीक है, इससे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर कर चुके हैं, तो हम कर चुके हैं क्या, पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल बड़े अच्छे से कर चुके हैं, एंड वो एक ही वीडियो में आ गया क्योंकि छोटा चैप्टर है। तो उसमें हमने NCERT के सवाल बिल्कुल भी नहीं छुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपके एग्जाम में आते भी नहीं है। हमने सिंपली क्या करे थे, एग्जाम्पलर से और बाहर के सवाल उठा के उसे कंप्लीट कर दिया था। अगर वहाँ से कोई डाउट है तो वहीं पे वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर में, सॉरी, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड क्योंकि इसके NCERT के क्वेश्चन भी कुछ हैं अच्छे लेवल के, इतने भी अच्छे लेवल के नहीं है, बट हाँ वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, PYQs है, तो उनको हम निपटा लेंगे। ठीक है, फिर जाके हम लोग करेंगे क्या, एग्जाम्पलर से और वो बाहर के क्वेश्चन। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे NCERT के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एंड हाँ, ये बात जान लो कि इस वीडियो को करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें करवाई जा रही है, ये एक काइंड ऑफ आपके लिए रिवीजन है। तो ये वीडियो किन के लिए है, जिनको रिवीजन करना है इस चैप्टर का उनके लिए है। सेकेंडली, जिनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो बिल्कुल ही नए सिरे से पढ़ रहा है, उसको चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो ये वीडियो ना ही देखे तो बेहतर है, उनको कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि आपको फार्मूलाज पहले से पता होने चाहिए। फटाफट से मैं बस फार्मूलाज का एक रिवीजन टाइप करवा दे रहा हूँ, और फिर चलेंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नीचे आ भाई दो। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूलाज। देखो AP क्या होती है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, इसे AP कहते हैं। इन सभी टर्म्स के बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस ही कहते हैं क्योंकि वो कॉमन है। A2 माइनस A1 भी वही आएगा जो A3 माइनस A2 आएगा, A4 माइनस A3 भी वही आएगा, A5 माइनस A4 भी वही आएगा, डॉट 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 AN माना इक्वल टू AN माइनस AN माइनस भी वही आएगा। ठीक है, समझ गए ये चीज़। अच्छा, इसमें एक फार्मूलाज भी है। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये क्या, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A फर्स्ट टर्म है, N नंबर ऑफ टर्म्स है, D कॉमन डिफरेंस है। क्लियर बात। इसके बाद देखो क्या आता है, कहाँ था मैं, क्या हो रहा है ये, हाँ, इसके बाद देखो एक आता है सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। सम ऑफ N टर्म्स क्या होता है, N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 D। ठीक, और इसी का एक और फार्मूला होता है N अपॉन 2A प्लस AN। बुक में AN की जगह पे L लिखा हुआ है, मतलब सभी सेम ही है लास्ट टर्म। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिलहाल NCERT के अंदर। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, जिसको ये नहीं पता तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बेसिक, तभी ये वीडियो देखना। ठीक है, अब देखो
हम लोग करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें कि हमसे देखो बोला क्या जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है कि भाई 1000 रुपये हैं आपके पास, 8% उसका सिंपल इंटरेस्ट है। याद रखना सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ईच ईयर, यानी कि हर साल आपको कितना ब्याज कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैलकुलेट करो। साथ ही हमको बोला है कि अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, यानी कि जो भी इसका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है हर साल, वो अगर एपी फॉर्म करता है तो हमें निकालना है इसके 30th साल का इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ये वीडियो इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने वहाँ पे ना 10,000 रुपये ले लिया था, इसीलिए वीडियो काट के दोबारा बना रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, 1000 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम। अगर मुझे पहले वाले साल का, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दूँ, 8% है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम 1/100, 2 कटा 80 रुपये आया। अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पहले साल का 80 रुपये है। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। दूसरे साल का नहीं, 2 साल का, सॉरी। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 240 आएगा। एंड ये बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैंने इंटरेस्ट निकाल के देखे हैं तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि पहला इंटरेस्ट 80 है पहले साल का, दूसरे साल का 160 है, तीसरे साल का 240 है, चौथे का 320 है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये मुझे एक पैटर्न भी नज़र आ गया। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 80, हर जगह कॉमन डिफरेंस 80। तो हाँ, अपने दो उस क्वेश्चन में से 3 सवाल पूछे गए थे, 2 सवाल के जवाब हमको मिल चुके हैं कि हाँ ये एपी बनाता है। और इसके हर एक साल का इंटरेस्ट 80 रुपये आ रहा है, यानी कि 80 + 80 + 80 जुड़ता जा रहा है। ठीक है, निकालना क्या है कि अगर ये एपी फॉर्म करता है तो इसके 30th साल का इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि A30 निकालना है। 30 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा वो निकालना है। ठीक है ना, 30वें साल का, या फिर ऐसा मान सकते हो कि 30 साल बाद का इंटरेस्ट। अभी अगर मैं 1000 रुपये जमा करता हूँ तो 8% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से 30 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ, सॉरी कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है ना, A30 कितना होगा बोलो ज़रा, A+30-1D, यानी कि A+29D, A30। उसके बाद A कितना है बोलो ज़रा मेरा, A फर्स्ट टर्म था यानी कि 80 था, और 29 इंटू D कितना है, 80 है। अब क्या करूँगा, 29 का 8 से मल्टीप्लाई अगर ऐसा करूँगा तो बेवकूफ़ कहलाऊँगा। 80 कॉमन निकाल लूँगा तो 1 + 29 बचेगा। तो 80 इंटू 1 + 29 30 हो गया। तो क्या मिल गया, 2400 रुपये। यानी कि 30 साल बाद जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से, वो होगा कितना, 2400 रुपये। एक बात बताना भूल गया वैसे, पर आपको पता होगी कि एपी जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में दिखाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं दिखाता है। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ से एपी बन नहीं पाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सिंपल इंटरेस्ट में एपी बनाता है, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं बनाता है। आंसर चेक कर लें क्या, आंसर वैसे 240 इंटरेस्ट ठीक आ रहा है। इसमें आंसर कहाँ है, ये भी बना रहा है, नहीं नहीं, छोड़ रहा, तो ठीक हमने सही किया है, गलत तो नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर करने को तो देखो सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं, पर हम सारे नहीं करेंगे। हम सिर्फ कुछ चुनिंदा सवाल करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, जैसे अगर मैं छांट के बताऊँ आपको कौन से आपको आने चाहिए। चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ एन एपी, क्या इस एपी का टर्म माइनस का 150 है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन आपको पहले से आना चाहिए। पता लगा लोगे ना, कैसे कैसे पता करोगे बोलो ज़रा। माइनस का 150 इस एपी का टर्म है कि नहीं, ये जानने के लिए आप 150 को क्या मानोगे कि ये लास्ट टर्म होगा, और लगा दोगे इसमें फॉर्मूला ए एन का क्या होता है, A+n-1D। कहने का मतलब अगर हम ऐसा मान लें कि -150 इस एपी का ही टर्म है, तो कौन से नंबर का टर्म है, यानी कि n निकालना है। तो अपना बन जाएगा A+n-1D इक्वल टू माइनस का 150। ए मुझे दिया है 11, n तो निकालना है मुझे,
डी कितना है 8 माइनस 11 विच इज़ माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150। थोड़ा सा क्लीन करके लिख देता हूँ। तो 11 प्लस n माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 150। ठीक है, क्या आएगा 11 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 150। 11 प्लस इन कितना आ गया 14, तो माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 150 माइनस का 14 कितना आएगा बोलो ज़रा, माइनस का 164। अब माइनस माइनस कट गया, n देखो कितना आएगा 3 5 15 और 3 4 12 2/54 2/3। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब माइनस का जो 150 है वो इसका टर्म नहीं है, सॉरी माइनस का 150 से भी का टर्म नहीं है। चेक वेदर था, कट गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस आपको बता रहा था कि आपको सवाल किस तरीके से बनाना था। इसके बाद देखो फाइंड 31st नंबर ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज इतना एंड 10th टर्म 16 टर्म इज इतना। हाँ देखो, ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में देखो अक्सर आ जाता है, और ये ज़्यादा नहीं, हमें या तो ये एमसीक्यू के अंदर देखने को मिलेगा या तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको इस लेवल के सवाल करने आने चाहिए। ठीक, तो हाँ इसको आप मार्क कर लेना, खुद से भी कर सकते हो, इतना हलवा सवाल तो ये है ही, कर लोगे ना। अगर कोई भी क्वेश्चन जो कि इसमें बता रहा हूँ, जो कि अगर आपको दिख भी जाता है कहीं, अगर आपको वो नहीं आता तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, डायरेक्टली बता दिया जाएगा। उसके बाद देखो हमें बोला है अगला क्वेश्चन 132 मोर देन, ना ना ये नहीं है। ओके, एट्थ भी ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है हमको इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and माइनस के रिस्पेक्टिवली देन फाइंड, देन सॉरी हमको बोला है ओके विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। ये क्वेश्चन जहाँ तक मैंने देखा तो नहीं है वैसे ये भी आता हुआ, पर फिर भी ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आपको करना आना भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, वैसे करने तो सारी आनी चाहिए, पर फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो हमको बोला क्या है क्वेश्चन में कि थर्ड टर्म दी है और 9th टर्म दी है। थर्ड टर्म कितनी है A4, 9th टर्म कितनी है माइनस का 8। हमसे बोला है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी बोला है, कौन सी टर्म। विच टर्म बोल दे तो मतलब क्या निकालना है, जब भी आपसे विच टर्म जैसा शब्द बोल दे मतलब क्या निकालना है, n निकालना है। कौन सी टर्म 0 होगी मतलब an को रख देना है आपको 0, फिर n निकालना है। पर उसके लिए हमको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, जो कि आप यहाँ से निकालोगे, क्योंकि थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d कितना दिया है 4, और 9th टर्म यानी कि a प्लस 8d कितना दिया है बोलो ज़रा, माइनस का 8। तो ये सब सॉल्व करके आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगी करने में, या करके दिखाऊं मैं ये सवाल। चलो करके दिखा देता हूँ। 4 माइनस का 8 और विच टर्म बोला 0, बढ़िया। पक्का थर्ड टर्म 9 टर्म ही है ना, द थर्ड एंड द 9 टर्म, ठीक है सही है, कर लेते हैं। इंक की चेंज करनी पड़ेगी हमको। देखो थर्ड टर्म दिया है यानी कि a प्लस 2d होता है, वो 4 दिया हुआ है। 9th टर्म दिया है वो जो कि a प्लस 8d होता है, माइनस का 8 दिया है ना। सॉल्व करो, देखो साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरा a से ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a से a उड़ गया, 2 माइनस 8 यानी कि माइनस का 60, और 4 प्लस 8 12, d कितना आएगा माइनस का 2, d आ गया माइनस का 2, तो बोलो a कितना आएगा सॉरी d अगर -2 तो a कितना आएगा, कहीं भी रख के निकाल लो, a प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो a आ गया आपका 8। ठीक, तो बेसिकली a कितना आ गया हमारा 8, d कितना आ गया हमारा माइनस का कितना
2 वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि 8 में 8 पहली टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म क्या होगी 8 में 2 घटाओ 6, थर्ड टर्म क्या होगी और 2 घटाओ 4, सही जा रहे हैं। कौन सी टर्म पे 0 आ जाएगा, कौन सी टर्म पे 0 आ जाएगा? देखो ये तो कोई भी ऐसे कर सकता है कि 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, फिर 2 में से 2 और घटाया तो 0 आ गया, तो आंसर आएगा 5। पर फिर भी प्रैक्टिकल निकाल के देखते हैं कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि हमको ए एन 0 रखना पड़ेगा और उसमें फिर एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए हमको पता है, ऊपर लिखा हुआ पहले से ही, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए एन कितना है बोलो ज़रा, 0। ए कितना है 8, एन माइनस 1 तो एन तो निकालना है, डी कितना है बोलो ज़रा -2। इतनी बात क्लियर? थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू कितना है बोलो ज़रा 8 -2। तो क्या ही करना है इसमें हमको, -8 इक्वल टू -2 एन -1 माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 इक्वल टू एन -1 माइनस प्लस वजह के +1, यानी कि 5वीं टर्म हो जाएगा। ख़त्म सा सवाल था, उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा। आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है, तो 17 टर्म ऑफ एन एपी। हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है, मतलब मैंने जितनी बार भी अरेंज कराई है बच्चों को, तो मुझे ये क्वेश्चन भी दिख जाता है, या फिर इसके टाइप का या फिर इसी लैंग्वेज का। देखो जब मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है, मतलब कि इस टाइप का या फिर इस लैंग्वेज का सवाल आ चुका है, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिक्टो आ जाएगा। 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। हाँ ये क्वेश्चन देखा है बहुत बार मैंने। बाय 7 और फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तो यहीं पे हो जाएगा। हमको बोला है कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा। तो जैसा जैसा वर्डिंग बोली है वैसे वैसे हम भी कर देंगे। क्या बोला है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि 10th टर्म जो भी है उसमें 7 प्लस कर देंगे तब जाके वो 17th टर्म के बराबर आएगा। बस यही करना है हमको, कॉमन डिफरेंस निकाल देना है। इसके बाद A17 कितना होगा, A+16D। A10 कितना होगा, A+9D +7 भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी कट गया, 16D 9D कितना आ गया 7D इक्वल टू 7, तो D कितना आ गया 1। यही हमको निकालना था, ख़त्म सवाल था। अब देखो ये सवाल भले ही ख़त्म था, पर इसके इस लैंग्वेज पे जो सवाल आएगा वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। अब बोला है विद इन द एपी दिस है दिस, ओके ये भी मैंने देखा है बार बार, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, जिसको भी 10th आ गया वो 11th भी कर लेगा, सेम ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दी है हमको, ये एपी विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। तो बस बोला क्या है हमको, विच टर्म बोला है तो मतलब एन निकालना है, और हमको ये जो एपी बोली है इसने 3 15 27 39 की, इस एपी का कौन सा टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो जैसे जैसे वर्डिंग बोल रहा है वैसे वैसे हम भी कर देते हैं। कौन सा टर्म बोलना चाह रहा है ना ये, तो एन निकालना है, और उसके लिए हमको ए एन पता होना चाहिए। तो ए एन जो भी है ये 54th टर्म इस एपी की, उसमें 132 प्लस करो तो एक टर्म आएगी वो एन के बराबर होगी, और उसमें से ही हमको एन कैलकुलेट करना है। कोई समझा मैंने क्या बोला? जैसा जैसा सवाल में बोल रहा वैसा वैसा कर लो। विच टर्म ऑफ द एपी दी है हमको, विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। 54th टर्म किसकी निकालनी है, इस एपी की निकालनी है। उसमें देखो 132 मोर देन दिस टर्म, तो 54th टर्म में 132 जोड़ देना है। तो जो भी नंबर आएगा ना वो इस एपी में कौन सी टर्म पे आता है, कौन से नंबर पे आता है वो निकालना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस एपी में ए कितना है बोलो ज़रा 3, डी कितना है बोलो ज़रा 15 - 3 12, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है कि A54 + 132 करो, 54th टर्म निकालो और उसमें 132 जोड़ो, एक नंबर बनेगा। नंबर निकाल देते हैं फिर, यहाँ की जगह वैसे है नहीं,
तो कितना आएगा A54 मतलब A प्लस 53D प्लस करना है उसमें 154। ए कितना है बोलो ज़रा, 3, 53 है और डी है 154 थोड़ी है 132 है। क्या कर रहा है 53 है और डी है, डी कितना है 12, तो 12 3 36, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, यही आएगा 12 3 36, 12 60, ठीक है 63। 3 प्लस 636 प्लस 132 कितना आ गया बोलो ज़रा, 639, तो यही आ गया 639 प्लस 100, 739, 739 प्लस 2, 741, 741 प्लस 30, 741 प्लस 30, तो 771 आया आई थिंक। तो टर्म क्या मिल गई मुझे, टर्म नहीं मिली मतलब सॉरी ए एन क्या मिल गया मुझे 771। अब ये इस ए पी में कौन सी टर्म पे आता, निकालने के लिए क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, 771 इक्वल टू ए कितना है 3, एन तो मुझे निकालना है, डी कितना है 12, तो ये 12n माइनस 12 हो जाएगा, 3 माइनस 12 माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस यहाँ ये 780 आ जाएगा, 700 इक्वल 80 इक्वल टू 12n। तो ज़रा सॉल्व करो कितना आएगा 780 अपन 12, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 780 अपन 12, कितना आएगा ये 12 7 84 जाता है, तो 12 6 12 सीधे 72 करना पड़ेगा मुझे, 6 बचा 65। तो इस एपी की वो 65th टर्म होगी, यानी कि इस एपी को 65 टर्म तक लेके जाएंगे तब जाके 771 मिलेगा, जो कि इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सवाल आया होगा। ये सवाल देखो देखो लगातार ही मिल रहा है, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको बोला क्या है, क्वेश्चन में दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म ऑफ द एपी इज 100, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अकेले कोपचे में करेंगे हम लोग। काला था ना, सफ़ेद करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको ये बोला है दो एपी हैं, बोला ही नहीं कौन कौन सी एपी हैं। तो एक एपी तो ये लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, दूसरी एपी लेते हैं A1 A2 डॉट 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 AN। अब बात दरअसल ये है कि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ध्यान देना, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है। क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो अगर ये जो छोटी एपी है ये बड़ी एपी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। इस एपी की 100 टर्म क्या होगी A100, इस एपी की 100 टर्म क्या होगी स्मॉल A100, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। बात समझे, इसको इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, कितना आएगा A प्लस 99D, माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर ये थोड़ा खुलेगा ना, और स्मॉल A100 कितना होगा स्मॉल A प्लस 99D इक्वल टू 100। तो A प्लस सॉरी तो A प्लस 99D माइनस का A माइनस 99D इक्वल टू आ गया 100, तो ये कट गया। तो मेरे पास एट दी एंड बचा क्या, मेरे पास बचा ये A माइनस स्मॉल A इक्वल टू 100। क्वेश्चन में हमको बोला है कि बताओ इन दोनों एपी की जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस कितना होगा। तो निकाल के देख लेते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो A प्लस 999D आएगा, डी सेम लिखूँगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, माइनस का यहाँ ये आएगा। क्वेश्चन तो आसान है, कुछ भी है, आप आराम से कर लोगे इसको, बस मैं बता रहा हूँ। A माइनस ये आया और ये पहले से कितना है 100 है, तो यानी कि दोनों एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा 100 ही आएगा। बात समझ गए, इतनी बात समझ गए तो ठीक है, अगला देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल वाले, हाउ मैनी टाइम्स हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर वगैरह वगैरह, ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये पहले थोड़े आते थे, अब थोड़ा सा इनकी फ्रिक्वेंसी कम है। ये पहले मैंने देखे हैं, जैसे हाउ मैनी मल्टीपल, ये क्वेश्चन कर ले जाओ, आपको आना तो चाहिए ही, पर फिर भी इसके आने के चांसेस थोड़े से कम हैं, ठीक है।
तो इसीलिए इसको देखते ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो ज़रा, हमको बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द AP आर इक्वल। अब देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है एंड ये आपको करना चाहिए, ये यहाँ करने के लिए जगह भी है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो मतलब n निकालना है। इन दोनों AP की nth टर्म इक्वल हैं, इन दोनों AP की nth टर्म क्या होगी, इन दोनों AP की लास्ट टर्म, ठीक है ना, an टर्म यानी कि लास्ट टर्म। तो इस एपी का an टर्म निकालो, इस एपी का an टर्म निकालो, यानी कि दोनों एपीज का लास्ट टर्म निकालो। बोल रहा है कि वो इक्वल है, बस n कैलकुलेट करना है। यही बता दूं, देखो पहली वाली एपी का a लेते हैं 63, सॉरी पहली वाली एपी का जो a है, तो एपी बड़ी है तो a लेते हैं 63, और d कितना आएगा बोलो ज़रा, 65 माइनस 63 2, ठीक। दूसरी एपी का ए है तुम्हारा कितना 3, और डी कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7 आएगा, ठीक है। बोला ये है कि दोनों एपी की जो nth टर्म है वो बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो ज़रा, a प्लस n माइनस 1d, और ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लोगे तो a कितना था बोलो ज़रा, 63 था, डी कितना बोला ज़रा, 2 था ना, तो 2n माइनस 2 डायरेक्टली कर देता हूँ, इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 n माइनस 1 डी के साथ, यानी कि 7n माइनस का 7। देखो n निकालना है, देख भी रहा है कि n ही निकलेगा। 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, प्लस सॉरी 3 नहीं है 2 है, और 7 माइनस 3, 3 माइनस 7 माइनस का 4, 7n दिख रहा है कि इसको यहाँ लेके जाना चाहिए, तो 5n वहाँ, यहाँ जाके 65 कट गया 13 जा, तो n आ गया 13। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों एपी की 13th टर्म बराबर होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बोला है हमको डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स, क्या लिखा है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो क्या ही है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन खाली समझा देता हूँ, ये वाला खुद से करना है इसको, ठीक है। बोला क्या है हमको, डिटरमाइन द एपी, यानी कि एपी ही निकालनी है। एपी निकालने के लिए बस दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बस। हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि जो भी एपी हमको फाइंड आउट करनी है उसकी हमको थर्ड टर्म दी है 16, और बोला है एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय कितना, 12। एपी की थर्ड टर्म दी है 16, यानी कि a प्लस 2d दिया है 16, बोल रहा है सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। ए से काट लोगे, 6d माइनस 4d 2d हो जाएगा, 12d 6 हो जाएगा, डी 6 हो जाएगा, तो यहाँ से ए निकाल लोगे। ए पी निकालने के लिए ए चाहिए, डी चाहिए, बस बात ख़त्म। उम्मीद है सवाल कर लोगे खुद से, कर लोगे ना, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, एक तरीके से आपको आइडिया लग जाता है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सम वाले जो जितने भी वो है ना क्वेश्चंस वो मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने 600 टीवी प्रोड्यूस करे थर्ड ईयर में, और 700 टीवी प्रोड्यूस करे सेवन्थ ईयर में, और एज्यूम करना है हमको कि वो जो भी उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिला है ना, वो क्या हुआ है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, हर साल वो एक फ़िक्स अमाउंट से अपना टीवी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऐसा, बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, लड्डू जैसा है। अब यहाँ पे बोला क्या है हमको, निकालना क्या है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 साल में वो निकालना है।
देखो पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, मतलब ए निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालनी है ना कि पहले साल में कितने बने थे, हमें तो तीसरे साल का और सातवें साल का दिया हुआ है। उससे हम लोग क्या करेंगे, देखो तीसरे साल का दिया है A3 यानी कि A+2D 600, सातवें साल का दिया है A+60 = 700। सॉल्व करके क्या तुम ए नहीं निकाल पाओगे, क्या डी नहीं निकाल पाओगे? फिर हमको निकालने को बोला है इसमें S7, बोला है ना इन 7 सालों में जितने भी टी बने उनका टोटल प्रोडक्शन S7 नहीं निकाल पाओगे क्या? सिंपल सा सवाल है। और द प्रोडक्शन एट द 10th ईयर यानी कि 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, हमको A10 निकालना है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं बस आपको AP बना के दिखा देता हूँ, बाकी काम खुद से करोगे, ठीक है ना? क्योंकि खुद से करोगे तभी आएगा, पेपर पे आपको खुद ही देना है। तो A+2D थर्ड टर्म था ना, 600 है, और A+7th ईयर का यानी कि 60 700 है। माइनस कर दो, 6D - 2D 4D, 700 - 600 100, डी आ गया 25, यानी कि हर साल ये लोग 25 साल से अपना मतलब सॉरी 25 टीवी से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ठीक है? इतनी बात समझ गए हैं। डी आ गया 25, तो ए निकालना था 2D, A+2D आपका 600 है, 2D, डी 25 और 25 दूनी 50 हो गया, तो ए कितना आएगा 550, तो ये पार्ट निकल गया। ऐसे ही आप लोग S7 भी निकाल लोगे, ठीक है? S7 n/2 यानी कि 7/2, 2A + 7 - 1 60, 2A + 60, ए पता है डी पता है, रख के आराम से निकाल लोगे, ठीक है? और ये A10 भी बड़े आराम से निकाल पाओगे। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, उम्मीद है कि आप कर लोगे। अब देखो यहाँ से भी काफ़ी ठीक ठाक प्रश्न आपके फंस जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली यही नहीं आते हैं, पर हाँ बट हाँ तो मतलब इसके आसपास के या फिर इस लैंग्वेज के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? अब देखो मैं थोड़ा सा अभी अजीब तरीके से लग रहा है कि बोल रहा हूँगा ना, रीज़न ये है कि मेरे को नींद आ रही है बहुत भयंकर, तो हो सकता है कि कुछ मुंह से निकल जाए, तो बुरा मत मानना, ठीक है? देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन द नेपी, ठीक हो गया। गिव अस सम ऑफ 636। देखो क्या ही बोल रहा है सवाल में, क्वेश्चन को अगर देखोगे वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी अगर देख लो, ये एपी दी है, हाउ मैनी टर्म बोला है, एन निकालना है, ठीक है? और विल गिव द सम ऑफ 636, एस एन दिया हुआ है 637 से, एस एन आपको दिया हुआ है, एन निकालने को बोल रहा है, ए पी दी हुई है, यहाँ से ए ओ डी मिल जाएगा। फॉर्मूला होता है SN = n/2, 2A + n - 1D। क्या नहीं कर पाओगे इसको? हलवा सवाल ही है ना। इसके बाद द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज दिस, ओके, एंड द सम नहीं है काम का। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी इज 17 ठीक हो गया। द कॉमन डिफरेंस इज दिस, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देम नहीं है काम का ये भी। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बड़े आराम से इन्हें कर लोगे, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। मैंने ये जो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लिया है ना, पता किस क्वेश्चन के लिया था? मैंने ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, 10th क्वेश्चन के लिए, बस मैं ऊपर देख रहा हूँ कि कुछ मिल जाता तो ठीक है। of the sum first 7 terms of an AP is इतना and 17 टर्म इज इतना, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, पर ठीक ठाक है, देखा नहीं जाता इतना। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, इस तरह का, अब देखो या तो डिक्टो ऐसा आ जाएगा या इसके बिल्कुल आसपास का आ सकता है, ठीक है? पर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, शो दैट A1 A2 AN, ठीक है? ये पूरा क्या है, AP बनाते हैं, मतलब हमको A1 A2 AN पता होने चाहिए, तभी भी निकाल पाएंगे, AP बनाते नहीं बनाते हैं, ठीक है?
और हमको बोला है जहाँ पे ए एन इज़ डिफाइंड एज बिलो। ए एन को डिफाइन किया एक बार 3+4n, और ए एन को एक बार डिफाइन किया 9-5n से। कोई एक पार्ट कर लेंगे। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना। ठीक है, बढ़िया ही है। देखो इस क्वेश्चन में है ही क्या, थोड़ा सा ये डरा सकता है पर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ए एन 3+4n है, तो ए वन कितना होगा, एन की जगह 1 पुट कर दो। ए एन 3+4n है ना, हर जगह एन की जगह यहाँ और यहाँ 1 पुट कर दो। तो ए वन कितना आ गया, 4 3 7। ए टू कितना आ गया, ये 8 + 3 11। फिर कितना आ गया, ए थ्री कितना आ गया बोलो ज़रा, 3 और 4 3 12, 15 आ गया। तो क्या बन गई, ए पी 7, 11, 15। ए पी ही तो है, और यही बोला था कि शो दैट A1 A2 A3 ए पी बनाते हैं। ए एन मुझे दिया था तो मैंने यहाँ से A1 A2 A3 निकाल दिया और चेक कर लिया, ए पी फॉर्म करते हैं। सेम तरीके से ये भी हो जाएगा। लास्ट में पूछा क्या है, 15 टर्म का सम निकालना, तो S15 निकालना है, यानी कि 15/2 ए कितना, सॉरी 2a + n - 1d। ए पी बन गई, ए और डी तो हमको पता ही होते हैं, ये भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा था पर ये उतना था नहीं, असल में ये ख़त्म सवाल ही था बिल्कुल। अब जो 11th क्वेश्चन है, अगले स्लाइड में है 11th क्वेश्चन, हाँ यहीं पे लिखा है, लिखा है। 11th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला क्या है हमको, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ कितना, 4n - n²। ध्यान दो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, एस एन दिया है हमको, 4n - n², ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए निकालना है मतलब बेसिकली हमको फर्स्ट टर्म बोला है ना, ए ही निकालना है। यहाँ इसने S1 लिखा है, रीज़न ये है S1 लिखने का कि क्योंकि फर्स्ट टर्म और S1 बराबर ही होते हैं हमेशा। यार पहली टर्म का सम कितना होगा, जो उसकी फर्स्ट टर्म होगी वही तो खुद होगा, तो इसीलिए। और हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि S2 निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, यानी कि A2 निकालना है। सिमिलरली हमको बोल रहा है फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। ये सब चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये सवाल थोड़ा लंबा भी है और कुछ कुछ को मतलब परेशान कर सकता है, थोड़ा तो इंटिमिडेटिंग है ये सवाल। ठीक है, देखो हमें फ़िलहाल जो दिया है ना, यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं, किधर आ गया, यहाँ इधर करते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, आप देखो हमको एस एन दिया हुआ है 4n - n², यही दिया हुआ है ना। हमको S1 निकालने को बोल रहा है, S2 निकालने को बोल रहा है, A2 निकालने को बोल रहा है, A10 निकालने को बोल रहा है, और क्या निकालने को कह रहा था ये, SN बोला या AN बोला है, अभी याद नहीं आ रहा पर फिर भी देख लेंगे। तो इतना तो निकाल लें पहले। देखो इसमें ना ये जो दिया है ये चीज़, इसमें आप 1 2 3 n की जगह पुट करते जाओ, आपको S1 S2 S3 मिलता जाएगा। फिलहाल S1 निकाल लेते हैं। S1 कितना के बोलो ज़रा, n की जगह 1 पुट किया तो 4 × 1 4 -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3। तो S1 कितना आ गया 3, S2 कितना आ गया बोलो ज़रा। हाँ बोलो भाई, S2 कितना आएगा आपका, n की जगह 2 4 2 ज़ा 8 -2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 4 हो गया। S3 कितना आएगा बोलो ज़रा, S3 4 3 12 -3 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो ज़रा 9। यही आ रहा है 3 का स्क्वायर 9, 12 में से 9। अब बोलोगे यार ये कैसे हो गया, टर्म सेम हो गई। टर्म सेम नहीं हुई है, टर्म सेम नहीं हुई है, सम सेम हुआ है। वो आ सकता है जब आपकी ए बी डिक्रीजिंग फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। तो अच्छे से लिख लेते हैं। हमको S1 पता लग गया, 3 आया था, और पहला वाला तो सवाल हो गया।
S2 पता लग गया हमको, 4 आया था। आई थिंक सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोला था वो भी हो गया। S3 हमने निकाल लिया है, 3 आ रहा है अगेन, इसको निकालने को नहीं कहा था। इसके बाद हमको क्या निकालने को बोला था, अगर मैं ध्यान से सवाल को पढ़ूं, हमसे निकालने को क्या बोला था, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, यानी कि A2 निकालना है, उसके बाद A3 निकालना है, 10th निकालना है, ईयर AN टर्म निकालना है। अब देखो अभी है मज़ेदार चीज़, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है, AN निकालना है। तो ये सब चीज़ें कैसे निकलेंगी, देखो ज़रा। A2 कैसे निकल सकता है, A2 कैसे निकल सकता है, देखो A1, A2, A3, A4 ऐसे समझो, ठीक है। इन दोनों टर्म का, सॉरी इस टर्म का सम कितना है S1, और इन दोनों टर्म का सम कितना है बोलो ज़रा S2। बात समझे। तो क्या तुम ये सोच पा रही हो कि अगर मैं इस सेकंड टर्म में से, सॉरी इस दोनों टर्म के सम में से पहले वाले टर्म का सम घटा दूं तो मुझे ये मिल रहा है A2। ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है मुझे, बात समझ रहे हो या नहीं समझ रही हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे A3 निकालना होता तो मैं क्या करूँगा, तीनों टर्म के सम में से दूसरे टर्म का सम माइनस कर दूंगा, दूसरे टर्म का नहीं दोनों टर्म का सम माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मान लो नहीं आ रहा है समझ में, लॉजिक क्लियर नहीं हुआ मान लो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। AN निकालने का एक और फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। लॉजिक यही बताया मैंने आपको, पर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। AN क्या आया, SN माइनस SN माइनस 1। A2 निकालना है ना, तो क्या करो, S2 माइनस, एन की जगह देखो हर जगह 2 पुट कर दो, 2 2 2 माइनस 1 2 1 बनाया, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे S2 पता है कितना आया था, 4 आया था, माइनस S1 कितना है, 3 आया था, 4 में 3 गया 1 आ गया, तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई 1। ध्यान दो जरा एक बार, मुझे S1 पता है 3 था, और A1 भी 3 ही होगा, मतलब अगर S1 3 है तो A1 भी 3 होगा, क्योंकि पहले टर्म का सम वो टर्म खुद ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे A1 पता है कितना है, 3। A2 कितना है बोलो ज़रा, अभी अभी निकाला 1 आया था। इसका मतलब तुम देख पा रहे हो कॉमन डिफरेंस कितने का है, -2 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही करके क्या निकालना है हमको, A3 निकालना है। क्या निकालना है, A3 कैसे आएगा, वही सेम फार्मूला, फार्मूला वही सेम लगेगा। AN बराबर क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1, थोड़ा रेयर फार्मूला है। तो A3 क्या आएगा बोलो ज़रा, S3 माइनस 3 माइनस 1 2 2। तो S3 मेरा कितना आया था, मेरे जितना याद आ रहा है 3 था, और S2 कितना आया था, 4 था। 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1। S1 S2 S3 हमने, आपको पता है ना हमने कैसे निकाला ये चीज़, 4n माइनस एन स्क्वायर। SN का वैल्यू हमको दिया हुआ था ये 4n माइनस एन स्क्वायर, एन की जगह 1 2 3 पुट करके मुझे S1 S2 S3 मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आया होगा, ठीक है। तो मुझे A3 मिल गया, सॉरी A3 मिल गया, कितना आ गया बोलो ज़रा, -1 आ गया। और क्या निकालने को बोला था, A10 निकालने को बोला है हमको। A10 कैसे आएगा बोलो ज़रा, S10 माइनस S9 करके। S10 तो हमने खुद दिन ही निकाला है, तो S10 निकालते हैं। इतनी बात क्लियर है, मैं इसको काट दूँ अब, देखो SN बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है। A10 निकालने के लिए मुझे S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। S10 S9 यहाँ से निकलेगा, इनकी जगह एक बार 10 पुट करो, तो S10 आ जाएगा, 4 10 ज़ा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, कितना आ रहा है ये, माइनस का 60 आ रहा। सही किया मैंने, 10 पुट के 40 आया, 10 का स्क्वायर 100, 40 बना, हाँ ठीक है, S10 आ गया, सैमसंग S10 है। S9 कितना आएगा बोलो ज़रा,
4 9 ज़ा 36 माइनस 81 कितना आएगा? 6 में 1 गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं 11, सॉरी 11 में 6 गया 5, 8 का बना 7, 7 देंगे 4, 45 और माइनस का आएगा। तो S10 पता है, S9 पता है, तो A10 आ गया मेरा। अब S10 कितना है? माइनस का 60 माइनस फिर S9 कितना है? माइनस का 45, तो माइनस का 60 प्लस का 45 कितना आएगा बोलो ज़रा? -15 आएगा आई थिंक। तो A10 भी आ गया। बात समझ गए? अब देखो आखिरी चीज़ निकालनी है हमको, AN निकालना है। AN निकालना है और AN का फॉर्मूला क्या होता है? SN माइनस SN माइनस 1। SN तो मुझे पता है, SN तो मुझे पता है 4n माइनस एन स्क्वायर होता है। SN माइनस 1 कैसे निकालूंगा? n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर दो। देखो SN कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर, तो SN माइनस 1 कितना होगा? n में n की जगह पर n माइनस 1 डाल दो जहाँ जहाँ n दिख रहा है। ठीक, तो 4n माइनस का 4 माइनस का साइन, पॉइंट क्यों लग गया? माइनस का साइन, ये कितना आ गया? एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, तो 4n माइनस का 4 और माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2n। सॉल्व करो कितना आ रहा है ये? 4n प्लस 2n 6n आ गया, 6n और माइनस का 4 माइनस का 5 आ गया, 6n माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर। तो हमारा SN कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर। SN माइनस 1 कितना है? 6n माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर। AN निकालना था, फॉर्मूला क्या है? SN माइनस SN माइनस का 1। SN कितना है बोलो ज़रा? 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, ये देखो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा मुझे, 6n माइनस का 5n माइनस का n स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वायर। ये माइनस का n स्क्वायर, ये प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा। 4 माइनस 6n माइनस का 2n आएगा प्लस का 5। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो AN कितना आ गया बोलो ज़रा? 5 माइनस का 2n। यही मेरा उत्तर आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक, अब देखो इसके बाद के क्वेश्चन देख लो एक बार। ये भी क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉसिबल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, वही चीज़ हो गई। और उनका सम निकालना है, तो पहले इनकी ए बी बनाओगे, फिर सम करोगे। ये क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आप इस लेवल का 11वें लेवल का क्वेश्चन सब कर पा रहे हो तो ये तो आप कर ही लोगे। नहीं आएगा तो फिर मैं हुई, कमेंट कर देना, वैसे आता ही होगा। उसके बाद क्या? फाइंड द सम ऑफ द, कहाँ गया? 15 मल्टीपल वगैरह वगैरह। अब देखो इसके बाद जो सवाल है, भले ही ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल है, ये रेडियस वाला सवाल है, ये सवाल कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ खास लेवल के सवाल है नहीं। अब इनको बस पढ़ो, AP बनती है, बनाओ, जो निकालने को बोला निकालो, काम ख़त्म। जिसको इंग्लिश आती है, फॉर्मूला पता है, वो सवाल आराम से कर ले जाएगा। जिसको ये नहीं आता है तो उसको बता भी दूंगा तो भाई क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो फिर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिसने भी NCERT नहीं करी होगी उसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होंगे अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा हवा हवा में बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग एक काइंड ऑफ रिवीजन कर रहे हैं, तो प्रॉपर बिल्कुल ऐसा परफेक्ट आंसर हम लोग लिख भी नहीं रहे हैं। ये चल रहा है आपका रिवीजन, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है। देखो ये वाले क्वेश्चन ना देखने बड़े फैसिनेटिंग लग रहे हैं ये, पर ये ज़्यादा आते नहीं हैं। एक पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कभी कभार आ जाता है, दूसरा वाला भी रेयरली, तीसरा वाला मैंने बहुत ही कम देखा जाता हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का है, पर मैं कह रहा हूँ इतना आता नहीं है, ठीक है। करने को कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे। मैं आपको फ़िलहाल के लिए जो पहला वाला क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ।
सेकंड वाला खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमको बोला क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी है हमको, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म नेगेटिव जाएगी। देखो कौन सी टर्म बोला है ना हमको, ठीक है ना, मतलब एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए एन पता होना चाहिए। ए एन क्या होना चाहिए, कह रहे नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ए एन लेस देन ज़ीरो होगा। ए एन कितना क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो करना है मुझे। नेगेटिव का मतलब लेस देन ज़ीरो ही तो होता है। और इसे भी की कौन सी टर्म बोली थी, एन टर्म निकालनी थी। एन टर्म मतलब ए एन, पहले ए एन पता होना चाहिए। ए कितना है बोलो ज़रा, 121, एन तो निकालना है। डी कितना है बोलो ज़रा, 121 था, फिर 117 हो गया, तो आई थिंक माइनस का 4 है, सही कर रहा हूँ। तो कितना है बोलो ज़रा, 121, फिर माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस का 4, लेस देन क्या आ गया 0। तो कितना आ गया ये, आई थिंक 125 आ गया ना, कितना आ रहा है, 125 तो आ रहा है, 104 प्लस, तो 125 माइनस का 4n लेस देन 0 हो गया। अब देखो ना यहाँ पर ना क्या आ रहा है, 125 माइनस का 4n लेस देन 0 हो गया। तो एक काम करो, बोथ साइड आप लोग 4n ऐड कर दो, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 125 लेस देन कितना जाएगा, 4n, ठीक है। और बोथ साइड 4 से डिवाइड भी कर दो, तो यहाँ तो कट जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या मुझसे, निकालो कितना आएगा बोलो, 4 3 12, 4 1 4, और कितना आएगा 10, 4 2 8, यही आएगा 31.25, सही कर रहे हैं ना। सही है। देखो मेरा आंसर क्या है बोलो ज़रा, आंसर आया 31.25 लेस देन एन, विच टर्म बोली थी ना हमसे, 31.25 तो कोई टर्म होती नहीं है, पर फिर भी देखो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन थोड़ी है, ये तो ये बता रहा है कि एन ग्रेटर देन 31.25 लेस देन एन, का मतलब है कि एन 31.25 से बड़ा। 31.25 के बाद जो प्रॉपर एन का वैल्यू आता है वो 32 ही होता है, तो मतलब एन 32 जो है, 32वीं टर्म जो है वो नेगेटिव टर्म है, ये है बात। कंफर्म करने के लिए हम लोग 32वीं टर्म निकाल भी लेते हैं, ए प्लस 31d, ए 121 है, 31d, 31 4 ज़ा कितना आता है, माइनस का 124 होता है, माइनस का 3 आ रहा, लो देख लो। इससे पहले कि तुम ए 31 टर्म निकालना, वो पॉजिटिव होगी, देखना। बात समझे या नहीं समझे थे, दोबारा एक बताऊँ मैं। एन हमारा मेरा क्या आया था सॉल्व करके, 31.25 लेस देन एन इज, जिसका मतलब होता है कि एन ग्रेटर देन 31.25। बोला था विच टर्म विल बी नेगेटिव, तो कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, जो टर्म 31.25 से बड़ी होगी, मतलब 32वीं टर्म। हमें तो होल नंबर में चाहिए ना, बिल्कुल नेचुरल नंबर में चाहिए, सॉरी एन ग्रेटर देन 32 नहीं, एन इक्वल टू 32, ठीक है। 31.25 से बड़ी टर्म क्या होगी, 32 ही तो होगी, और 32वीं टर्म निकाल लो, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था अरिहंत में, और एग्ज़ाम में भी ये आ चुका है एक बार, मतलब आ के चुका है, इस टाइप का सवाल आ चुका है, एग्जैक्टली ये नहीं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन्थ टर्म, यानी कि A3 प्लस A7 दिया हुआ है, और फिर AP इज 6, बढ़िया, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी कि A3 इंटू A7 इक्वल टू कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है मुझे। सवाल देखो सिंपल ही है, A3 प्लस A7, यानी कि A3 हो गया A प्लस 2D, A7 हो गया A प्लस 6D, ये क्या है आपका 6 के बराबर है, A प्लस है आपका कितना हो गया 2A,
6D प्लस 2D कितना हो गया बोलो ज़रा, 8D इक्वल टू कितना आ गया 8। 2 है यहाँ पे, 8 भी है। ये ठीक ही है ना, ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ये 8 थोड़ी है, ये तो 6 था। क्वेश्चन देखो यार, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म ही है ना, हाँ सेवेंथ टर्म ऑफ द AP 6, तो ठीक तो कर रहे थे। A3 कितना है, A+2D, A7 कितना है, A+6D, कितना है 6 है ये, तो 2A + 8D इक्वल टू 6, तो A+4D इक्वल टू 3। अब देखना ये इसको याद रखना कि A+4D इक्वल टू 3, इसको तुम याद रखना। इन दोनों का प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है, यानी कि A3 इंटू A7 हमको 8 दिया हुआ है। A3 कितना है, वही A+2D और A+7D, क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। यहाँ हम लोग ये नौटंकी नहीं करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे करूँ, फलाना ठिकाना करूँ। क्या करना है देखो ज़रा, A+4D कितना है 3, तो A कितना आएगा 3 - 4D, यानी कि A का वैल्यू कितना है 3 - 4D, यहाँ डाल दो, कितना आएगा 3 - 4D + 2D, और कितना आएगा बोलो ज़रा, 3 - 4D + 7D। 7D क्यों आया, 60 आना चाहिए ना यहाँ पे, नींद का असर दिख रहा है मुझे अब। कितना आएगा 3 - 4D + 2D और 3 - 4D + 6D, तो ये आ जाएगा 3 - 4D + 2D, 3 - 2D -4D + 2D, यही तो आएगा माइनस का 2D, और माइनस का 4D + 6D, तो 3 + 2D आएगा इक्वल टू 8। तो अगर मैं तमीज़ से लिखूं तो ये आ रहा है आपका 3 - का 2D, ये आ रहा है आपका 3 + का 2D इक्वल टू 8। A - B, A + B, तो 9 - 4D² इक्वल टू 8, तो 4D² इक्वल टू 1, D² इक्वल टू 1/4, D इक्वल टू ±1/2, तो D आ गया एक बार प्लस का 1/2 और एक बार आ गया माइनस का 1/2, मतलब A की वैल्यू भी दो आएंगी, और फिर अब जो निकालने को बोला होगा वो निकल जाएगा। AP निकालने को बोलिए ना, फाइंड द क्या 16 टर्म ऑफ द AP, यानी कि सम ऑफ द, यानी कि ये S16 निकालना है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, पर इसका जो बेसिक तरीका था आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद का काम आप समझदार हैं, खुद कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपको है कोई दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। आपको फिर रिवीजन पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको चैप्टर अच्छे से करना चाहिए। जितने भी इसके NCERT के मुझे इंपॉर्टेंट सवाल लगे जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक थे, वो मैंने सारे करवा दिए। कुछ मैंने खुद करवाए, कुछ आपको ओरली बताए हैं, बाकी आप खुद से भी करोगे। अगर इतना आप करके ले जाते हो तो AP की NCERT तो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो इसके एग्जाम्पलर प्लस जो बाहर के क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आए भी हैं कई बार, उनको हम करेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।